हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AR एनिमे वर्ल्ड पे। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू सीरीज को जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और अभी तक इसके जितने भी चैप्टर आए हैं, जब तक कि सारे चैप्टर खत्म नहीं हो जाते तक कि मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। और अब रेगुलर बेसिस पे इस सीरीज की वीडियोस आया करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में यानलैंड सेक्ट के डाउ फ्रूट प्लांटेशन को दिखाया जाता है और शायद उसी जगह के आसपास हमें एक और जगह को दिखाया जाता है और वहीं पर एक पेड़ के पास एक आदमी बैठा होता है और देन हमें उसके फेस को दिखाया जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो वैसे ही अपनी आंखों को खोल लेता है और सामने देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये जगह कौन सी है और क्या मुझे पहले ही ऊपर नहीं चले जाना चाहिए था? क्या ये इमोर्टल रियल्म है? वैसे ये इमोर्टल रियल्म तो नहीं लगता। आखिरकार मेरे साथ उस समय हुआ क्या था? और ये कहते यहीं पे सीन कट होता है और हमारा MC हमें बताता है, मुझे बस इतना याद है कि मैं अर्थ की दुनिया को पार करके मैं कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया, जिसे कि नैन युआन रियल्म भी कहते हैं। और उस क्रूवेल वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे कष्ट सहे और 1270 वर्षों तक मैंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया और मैंने पास किया था रेड डस्ट ट्रिबुलेशन, जिसे कि मॉर्टल हार्ट ट्रिबुलेशन कहते हैं। और मैंने 13 हेवनली ट्रिबुलेशन ये भी पास किया था और मैंने ग्रेट एसेंशन के पाथ को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था और फाइनली मैं जाने वाला था। लेकिन उस समय मैंने अपनी बॉडी में कोई भी पावर का फ्लक्चुएशन अपने बॉडी में महसूस नहीं किया था और शायद मैं पहले की तरह यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। और क्या मैं फेल हो चुका हूँ? क्या मेरा एसेंशन नहीं हो पाया और क्या मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ? लेकिन डेफिनेटली जो ये मेरी बॉडी है ये ओरिजिनल बॉडी है और वैसे इस एयर में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी वजह यहाँ पर कोई और ही अनफेमिलियर एनर्जी है। और जो ये एनर्जी है वो एकदम सिमिलर है स्पिरिचुअल एनर्जी के। इसमें इनलाइटमेंट और इम्पावरमेंट का इफेक्ट है और शायद इसका यूज कल्टीवेशन के लिए किया जा सकता है। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए कहती है, जियान टियान और दूसरे लोग बहुत टाइम पहले गए थे, आखिरकार क्यों वो लोग अभी तक भी वापस नहीं आए हैं? और जब वो लड़की ये कह रही होती वैसे उसे पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। देन वो वैसे ही पीछे देखने लगती है और पीछे अपना MC अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और दोबारा से हमें हमारे MC की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, मैं आसानी से ही इनिशियल स्टेज में एंटर कर चुका हूँ और मैं पहुंच चुका हूँ ये रिफाइनमेंट स्टेज के लेवल 1 तक। और जो कल्टीवेशन टेक्निक का फ्लो है वो अब आसानी से फ्लो कर रहा है और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के इफेक्ट को सर पास कर दिया है। आखिरकार ये कैसा ही वर्ल्ड है? और देन वो सामने देखते हुए कहता है, नहीं एक मिनट रुको जरा, इस एनर्जी को देखते हुए लगता है कि इसमें इम्प्योरिटीज हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही मैलाइस है। और ये जो एनर्जी है ये प्योर नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी एक मैन मेड एनर्जी है। और अगर मैंने अपनी टेक्निक से इसका मार्गदर्शन नहीं किया होता और अगर ये एनर्जी किसी भी आदमी या फिर किसी भी लिविंग चीज के अंदर लंबे समय तक रहती तो उसके रिजल्ट अनबिलीवेबल हो सकते थे, कुछ ऐसा जो उसे पूरा बर्बाद कर देता। और जब अपना MC ये सब सोच ही रहा होता है वैसे ही जो वहाँ पर लड़की खड़ी थी वो उसके पास आ जाती है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरा पागल भाई अब उठ चुका है और क्या तुम अभी भूखे नहीं हो? वैसे तुम ज्यादा परेशान ना हो, जियाओ टियान और भी लोग यहाँ पर फूड को ढूंढने के लिए गए हैं, वो बस जल्दी ही आते ही होंगे। लेकिन वैसे ही जैसा कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, हमारा MC उसका हाथ झटक देता है और उसके तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम हो कौन? और जब वो लड़की ये सुनती है तो वो कहती है, ओह माय गॉड क्रेजी ब्रदर, तुम अब और भी ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकते, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? तभी जो हमारा MC होता है वो अपने मन में कहता है, मुझे हल्का हल्का याद है शायद एक समय ऐसा था जब मैं इस लड़की के ऊपर पूरा निर्भर था और इस पर पूरी तरह निर्भर होकर मैं पूरी तरीके से पागल हो गया था। आखिरकार मेरे साथ एग्जैक्टली पूरी तरीके से हुआ क्या है? लेकिन तभी वो उस लड़की की बॉडी देखते हुए कहता है, जरा रुको, इस लड़की को देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास लेजेंडरी जिन ओरिजिन सेक्रेट बॉडी है और इस लड़की के अंदर की जो जिन एनर्जी है वो एक ऐसी चीज है जिसे पाने का सपना अनगिनत कल्टीवेटर देखते हैं। लेकिन अब देखो जस्ट ये मेरे सामने खड़ी है। और देन वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं, मैं बहुत ज्यादा ही हंग्री हूँ, अगर मैं आगे चल के फूड को नहीं ढूंढ पाया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अभी कोई दूसरा आदमी कहता है, हाँ वैसे क्या हम इमोर्टल्स के द्वारा चुने गए लोग नहीं हैं? वैसे इमोर्टल्स लोग हमें यहाँ पर क्यों छोड़ गए? दूसरा आदमी कहता है, हमें वो लोग शायद एक टेस्ट के रूप में या फिर कुछ और कराने के लिए छोड़ गए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो लोग भी चूज किए गए हैं वो लोग बाद में वो भी इमोर्टल्स बन गए। दूसरा आदमी कहता है, क्या सही में? देन पहले वाला आदमी कहता है, लेकिन जो ये प्लेस है ये सही में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है और क्या तुम जियाओ टियान ये सोच सकते
हो कि यहाँ पर कोई एरे वेरे है आसपास। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है, अपने आप को ऐसे डराना बंद करो, ये टियान लियान सेक्ट के अंदर है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई इस तरह की चीज प्रकट हो यहाँ पे। तभी हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इशारा करते हुए कहता है, वहाँ देखो देखो वहाँ पर बैरिस हैं। और जब वो लोग बैरिस को देखते हैं वो लोग वैसे ही उस बैरिस के पास जाने लगते हैं और उन बैरिस को तोड़ करके अपने कपड़ों में रखने लगते हैं। तभी हमें एक मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि बैरिस तोड़ रहा होता है। देन वैसे अपने आप एक पेड़ की टहनी आकर उससे टकरा जाती है। देन वो लड़का वैसे चिल्लाते हुए कहता है, ये पागल ट्रीज ऐसे स्ट्रेंजली क्यों बढ़ रहे हैं। और मैं भी ये कहना चाहता था कि रास्ते में इतने सारे अजीब पेड़ क्यों हैं, ये अजीब लग रहे हैं और हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर आवाज आती, जल्दी करो इसे खा लो लड़के, खा लो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो और चूज किए गए हो गॉड के द्वारा। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग घबरा जाते हैं। और जो लड़का वहाँ पर मोटा मोटा होता है वो कहता है, ये पेड़ तो जिंदा है। लेकिन जो वो पेड़ होता है वो कहता है, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो और तुम भी गॉड की विल को फील करो। जो इमोर्टल लॉर्ड्स हैं वो हमें देख रहे हैं। वो पेड़ ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ जितने भी लड़के होते हैं सभी घबरा चुके होते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस लड़की से बात कर रहा होता है। अभी जब वो लड़की होती है वो अपने एमसी से कहती है, क्रेजी ब्रदर मैं सेन जियाओ लैंग हूँ, क्या तुम्हें याद है? और कुछ दिन पहले जो मैंने मेडिसिन तुम्हें दी थी क्या उन्होंने वर्क किया? मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्रेजी ब्रदर। लेकिन तभी जो हमारा एमसी होता है वो उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर वदर नहीं हूँ, मैं झेंग युआन हूँ। वैसे ये जगह कहाँ पर है? क्या तुम मुझे कंट्री लोकेशन का नेम अच्छे से बता सकती हो? देन वैसे जो वो लड़की होती है वो घबराते हुए बताने लगती है, ये एक क्लैम कंट्री है और हम लोग अभी टियान लैंड सेक्ट के लैंड पे हैं, क्लैम कंट्री के आउटसाइड, और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। जब झेंग युआन उसकी बातें सुनता है तो वो वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने कभी भी इसका नाम नहीं सुना और ऐसा लगता है कि जो ये वर्ल्ड है ये नैन युआन वर्ल्ड नहीं है, सॉरी नैन युआन रियल्म नहीं है। देन वैसे ही वो उस लड़की से कहता है, क्या टियान लैंड सेक्ट क्या एक कल्टीवेशन सेक्ट है? देन वैसे ही वो लड़की बताती है, हाँ जो टियान लैंड सेक्ट है इसमें जो लोग रहते हैं वो परफॉर्म करते हैं इमोर्टल टेक्निक्स को, और जो हमारा सन फैमिली विलेज है वो सराउंडेड है एरेस से, और इमोर्टल्स की प्रोटेक्शन की वजह से हम लोग अभी तक सर्वाइव हैं। तभी जो एरे थिंग्स सुनता है अपना एमसी तो वैसे ही कहता है, आखिरकार ये एरे थिंग्स है क्या? देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो अपने झेंग युआन से कहती है, वैसे इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं देखा क्योंकि हम लोग कभी भी टियान लैंड सेक्ट के बाहर नहीं गए और हर साल सुप्रीम इमोर्टल्स के द्वारा कुछ लड़के चूज किए जाते हैं और इस साल हम लोग चूज किए गए हैं, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट टाइम है और हम लोग पहली बार अपने विलेज को लीव किए छोड़े हैं। और जो सुप्रीम इमोर्टल है वो भी एक कल्टिवेटर है, नहीं वैसे जो इमोर्टल लॉर्ड है वो एक गॉड है और टियान लैंड सेक्ट में उनके सभी लोग इमोर्टल्स उनकी वर्शिप करते हैं। और जब झेंग युआन ये सुनता है तो वो कहता है, क्या एक गॉड? और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर और भी लोग आने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, सिस्टर सिस्टर यहाँ से जल्दी से चलो, जो यहाँ के ट्रीज हैं वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग एरे हैं, वो लोग ऐसे ही भागते भागते चिल्ला रहे होते हैं और इस समय वो लोग बहुत ज्यादा ही थक चुके होते हैं भागने की वजह से। और तभी हमें कुछ लड़कों को पेड़ों में बदलते हुए दिखाया जाता है। देन वैसे ही और सभी लोग भी ऐसे पेड़ में बदलने लगते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और ये देखकर वहाँ पर तो कुछ लोग रोने भी लगते हैं। और देन वैसे ही वहाँ पर मैक्सिमम सभी लोग ही पेड़ों में बदल चुके होते हैं। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो उनके पास चला जाता है और उनको टच करते हुए कहता है, जो ये जगह है ये भरी हुई है मेलोवेलेंट एनर्जी से और लंबे समय तक इसके संपर्क में आने से ये आपको पसंद कर लेगा। और पीछे जो लड़का बचा हुआ था वो कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम इसे मत छुओ। देन जो वो लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए कहती है, वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, क्रेजी ब्रदर क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? देन जो झेंग युआन होता है उन्हें छूते हुए कहता है, जो इनका मांस और खून है वो पहले ही लकड़ी में बदल चुका है और अब कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी, और अगर तुम इसके कांटेक्ट में लंबे समय तक नहीं आते हो तो तब तुम इसके इफेक्ट से बच सकते हो। और क्या तुमने भी किसी चीज को टच किया था? देन वैसे ही लड़का चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ उन्होंने ये खाया था। देन वैसे जो अपना झेंग युआन होता है उनमें से एक बेरी को उठा लेता है और देन उस बेरी को देखते हुए कहते हैं, जो ये प्लांट्स हैं ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से इसी वजह से यहाँ की जो एनर्जी है वो इनके अंदर भी कंटेन हो चुकी है और इसी वजह से जो ये लोग हैं ये लोग पेड़ों में बदल रहे हैं। देन वैसे ही जो वो लड़का होता है ये सब कुछ सुनने के बाद वो घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो सुप्रीम इमोर्टल ने यहाँ पर चूज किया था और आखिरकार इमोर्टल्स लोग ऐसा क्यों ही करेंगे। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो बताता है, क्या इमोर्टल्स
ये सब कुछ कैलकुलेट किया गया है उनकी स्कीम्स के साथ में, और वो लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक घिनौने मैल का एक समूह है। और सेन जियाओलिंग, तुम्हारे शरीर में कुछ है जो मुझे चाहिए और इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। देन वैसे जो वहाँ पर बीच में आदमी लड़का खड़ा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या इसकी बॉडी में कुछ है। देन वैसे झेंग युआन कहता है जो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसके बदले में तुम लोग एक और रिक्वेस्ट भी मुझसे मांग सकते हो। तभी वो लड़की भी कहती क्या कोई भी रिक्वेस्ट। देन वैसे झेंग युआन कहता है हाँ, जब तक कि मैं उसे अपनी पावर के साथ कर सकता हूँ तब तक जो भी तुम कहोगी मैं उसे जरूर करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं उसे कर पाया तो। देन वैसे ही सेंग जियाओयन भी कहती है तो फिर ठीक है, तुम मुझे मेरी सारी लाइफ तक प्रोटेक्ट करो। देन जैसे ही झेंग युआन ये सुनता है तो वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए जो ये रिक्वेस्ट है ये रीजनेबल है। और जो एक मॉर्टल की लाइफ होती है वो बस एक सेंचुरी तक ही होती है, लेकिन तब भी ये परेशानी भरा है। लेकिन प्रीसियस इन ओरिजिन सीक्रेट बॉडी के लिए ये तब भी ज्यादा नहीं है। देन वैसे ही झेंग युआन सेन से कहता है तो फिर ठीक है, तो अब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मानता हूँ। देन वैसे ही जो सेन होती है वो भी कहती तो फिर प्रॉमिस करो। तभी जो हमारा झेंग युआन होता है वो अपने मन में कहता है वैसे यहाँ की जो एनर्जी है उसमें कुछ इश्यूज हैं और इस समय इसीलिए मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है, और इस समय मुझे जो चाहिए वो है एनर्जी, उसकी वजह से ही हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देन मैं इन सभी को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और मुझे तुरंत ही वो भी फिगर आउट करना होगा कि मेरे एसेंशन के टाइम पर क्या हुआ था। और ये वाला स्टार्टिंग में हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पर 2 और आदमी आ चुके थे और उनमें से एक आदमी कहता है इस प्लांटेशन में बहुत सारे दाव फ्रूट अभी भी जीवित नहीं है और कल वो दिन है जब इमोर्टल लॉर्ड यहाँ पर आएंगे और इस सेक्ट के जितने भी दाव फ्रूट हैं उन्हें ऑफर किए जाएंगे और उसके बाद सेक्ट को दाव फ्रूट की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और हम लोअर डिसिपल्स को जीवित रहने का क्या ही मौका मिलेगा। देन ये सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है हाँ, सौभाग्य से हम लोग गुप्त रूप से कुछ सीड वापस ले आए हैं और कुछ दिन पहले हम जो 7 सीड्स लेकर आए थे वो अब तक पेड़ बन गए होंगे। और वहीं पर हमें दोबारा से दोनों ब्रदर सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका ब्रदर कह रहा होता है सिस्टर मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ। देन ये सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है अपने ब्रदर से कहती है बस थोड़ी देर और रुक जाओ, जो क्रेजी ब्रदर है वो हमें यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे, तुम इस समय थोड़ी देर और सो सकते हो। और वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो उन्हीं लोगों से कह रहे होते हैं जियान टियान अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, इन बेरीज को खा लो, जल्दी करो, जो इमोर्टल होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं और तुम भी इमेजिन कर सकते हो कि इस समय हम लोग कितने ज्यादा ही खुश हैं। देन ये सब कुछ सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वो जियान टियान से कहती है ब्रदर तुम उनको इग्नोर करो, उनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो। और अब वहाँ पर वो दोनों आदमी भी पहुंच चुके थे और उन दोनों ब्रदर सिस्टर को देखने के बाद कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या अभी भी यहाँ पर 2 सीड्स बची हुई हैं और क्या ये अभी तक अंकुरित नहीं हुई हैं। यहाँ पर इतने सारे दिन हो चुके हैं लेकिन इन्होंने क्या एक भी बेरीज को हाथ नहीं लगाया, क्या इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम लोगों को भूख से मरने का डर नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें इन्हें ये इन्फेक्टेड फल खिलाना चाहिए। देन दूसरा आदमी गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहता है जस्ट इन्हें मार डालो, जो सेक्रीफाइस होने वाला है उसके साथ ही में, और अगर इनके बारे में इन्फोर्समेंट डिसिपल्स को पता चल गया तो बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। और जब वो दोनों ब्रदर सिस्टर उन दोनों को देखते हैं तो वो घबराते हुए कहते हैं क्या ये एक इमोर्टल्स हैं। देन उनमें से एक आदमी गुस्से में उनको देखते हुए कहता है तुम दोनों लोग हमारे लिए ट्रबल पैदा कर सकते हो। लेकिन जब वो कह ही रहा था ऊपर से वहाँ पर और कोई भी आ चुका था और वो उनकी तरफ जा रहा था। देन वही आदमी नीचे आते हुए कहता है और उसको मारते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए ट्रबल पैदा करने के लिए आया हूँ और तुम लोग क्या इमोर्टल्स हो। तो अभी हमें डाओ फ्रूट ट्री के बारे में बताया जाता है, तो अभी मैंने पिक्चर लगा दी है डाओ फ्रूट ट्री के बारे में, जो कुछ भी लिखा है तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। जिस आदमी को अपने झेंग युआन को अपने हाथों से नीचे दबाया हुआ था वो आदमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम लोग इमोर्टल्स हैं, तुम एक छोटी सी सीड हो। जब झेंग युआन ये सुनता है उसे देखने लगता है और वैसे ही पीछे हट जाता है। देन वही आदमी अपने शरीर से कुछ निकालते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम हो कौन, क्या तुम मरना चाहते हो। और ये कहने के बाद वो यूज करता है अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन व्हील। देन वैसे ही उसके शरीर से वुडन टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। देन वैसे ही जो अपना झेंग युआन होता है वो एक सिंबल को बनाता है अपने हाथों से और कहता है कि रिफाइनमेंट आर्ट फ्लेम टेक्निक, और वैसे ही उसके हाथों से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती हैं जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वहीं पर जलने लगता है और बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। और जो आदमी जल रहा होता है वो कहता है इस फायर के ऊपर कंट्रोल करो जल्दी से। देन उसका दूसरा जो साथी होता है चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन। और ये कह करके अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट का वो भी यूज करता है जिसे कि द डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऑफ हेवन कहते हैं। देन वैसे ही झेंग युआन दोबारा से अपने सिंबल्स को बनाता है और कहता है स्पीड, और वैसे ही उसकी पूरी
बॉडी गोल्डन कलर से ग्लो करने लगती है। देन वैसे ही यूज करता है अर्थ थ्रोन टेक्निक का, जिससे कि अपना युआन उस आदमी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर वो आदमी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम फायर के साथ साथ अर्थ का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो ये कह ही रहा था, युआन उसके पीछे आ चुका था और देन दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस समय युआन ने यूज किया था स्वॉर्ड टेक्निक को। और देन वैसे ही वो आदमी जमीन पे गिर जाता है चिल्लाते हुए। और ये सब कुछ देखकर जो वो ब्रदर सिस्टर थे वो लोग तो हैरान हो चुके थे। और जो जिंग डियान था वो तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। और वो कहता है ये तो एक इमॉर्टल था, लेकिन तब भी उसने इसको हरा दिया। ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ही कूल है। देन जो अपना युआन होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये जो एनर्जी है इसे कहते हैं क्लियर की। और मुझे थैंक्स करना चाहिए अपने प्रीवियस लाइफ कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस का। मैंने कैसे ना कैसे करके ब्रेक थ्रू कर लिया की रिफाइनमेंट स्टेज 12 में, बस इन कुछ ही दिनों में। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक क्लियर की बहुत ज्यादा ही रिमार्केबल है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन तब भी बिना स्टेब्लिश फाउंडेशन पिल के मैं बिल्कुल भी फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और मुझे फाउंडेशन स्टेब्लिश पिल को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। देन जो जियान टियान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्रेजी ब्रदर ने अभी जो मूव का यूज किया वो तो एकदम ही अमेजिंग था, और क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। देन वैसे ही जो युआन होता है वो उनसे कहता है ये दोनों शायद यहाँ के गार्ड्स हो सकते हैं, इससे पहले कि हमें कोई देख ले हमें यहाँ से चलना चाहिए। देन जियान टियान भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब वैसे यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें हेवनली मिस्ट सेक्ट को दिखाया जाता है। और वहाँ पर कोई कह रहा होता है जियान जी ग्रैंड सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रही है। देन जो जेंगजी होती है वो भी झुकते हुए उनसे कहती है सब कुछ रेडी हो चुका है, अल्टर में एडवांस में 500 डॉ फ्रूट रख दिए गए हैं। देन वहाँ पर जो एल्डर्स वगैरह बैठे होते हैं वो कहते हैं कल जो इमॉर्टल लॉर्ड हैं उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिसेंड करने वाले हैं, तो हमें सब कुछ अच्छे से करना होगा और हर एक चीज का ख्याल रखना। और इस साल जो डॉ फ्रूट ट्री हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जेंगजी कहती है हेवनली मिस्ट सेक्ट के जो पास्ट के विलेजेस हैं वहाँ पर चिल्ड्रंस का जो बर्थ रेट है वो कम हो चुका है और अब गांवों में केवल सिर्फ बुजुर्ग, कमजोर और गरीब लोग ही बचे हुए हैं। और इस साल आए बच्चों की तुलना पिछले साल से केवल 1/3 है। जब वो एल्डर ये सुनता है तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है क्या, तो जल्दी से सराउंड करो टाउन्स को और दोबारा से पॉपुलेशन को ग्रो करो। और क्या मुझे तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताना होगा, चाहे तुम उन्हें खरीदो या फिर कब्जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये कैसे करती हो, क्योंकि इससे ही हमारा हेवनली मिस सेक्ट सरवाइव कर पाएगा और ये सब कुछ हमारे सेक्ट के लिए ही है। तो अब जल्दी जाओ और करो जाके। और ये कह करके अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। देन वहाँ पर जो दूसरा एल्डर होता है वो जियांग जी से कहता है जियांग जी अब तुम्हें जाना चाहिए जल्दी से उन सीड्स को ढूंढने के लिए। देन जियांग जी भी कहती है ठीक है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब जो जियांग जी होती है वो बाहर आ चुकी होती है और वहीं जियांग जी से एक गार्ड आके बताता है प्लांटेशन नंबर 9 में जो गार्ड्स थे वो मर चुके हैं, उनमें से एक आग के जलने से मर गया और दूसरे को मार दिया गया। और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों सेक्ट के लिए गुप्त रूप से सीड्स को लेकर आए थे। वैसे ही ये सुनने के बाद जियांग जी अपने मन में सोचते हुए कहती है क्या किसी बाहरी ने अटैक किया है या फिर किसी सेक्ट के अंदर वाले ने ऐसा किया है, क्योंकि कल बहुत बड़ी सेरेमनी है और इससे शायद मेरी स्थिति बेकार हो सकती है। क्या कोई इसीलिए मेरी स्थिति को बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ करने की चाल चल रहा है। खैर कल वैसे भी ग्रेट सेरेमनी है और अभी इसके बारे में ज्यादा बवाल नहीं करना चाहिए। देन वैसे वो वहाँ से जाते हुए कहती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और कल जो सेरेमनी होने वाली है उसके बाद मैं खुद इस चीज को हैंडल करने के लिए जाऊंगी। देन वो गार्ड भी कहता है ठीक है। और देन यहीं पे सीन कट होता है और हमें कुछ घरों को दिखाया जाता है और वहीं पर कुछ गार्ड घरों के बाहर चल रहे होते हैं और खिड़की से कुछ चिकन खाते हुए कहता है सभी लोग रेंडमली ऐसे इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे भागने को गंभीर रूप से नहीं लिया है और ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सिस्टर क्या तुम और थोड़ा नहीं खाना चाहोगी? हम कई दिनों से भूखे थे। वैसे इस लड़की का खाना बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। वैसे जो सिस्टर होती है वो भी कहती है मेरा पेट भर गया है और अगर आप नहीं चाहते कि आपको देख लिया जाए तो ज्यादा खिड़की के पास मत जाइए। देन दोबारा से जियान टियान कहता है ये जो आदमी ये ज्यादा अमेजिंग नहीं है और ये हम लोगों के सामने अपने आप को इमोर्टल्स कह रहे थे, लेकिन हमारे क्रेजी ब्रदर के एक मूव से ही ये लोग डाउन हो गए और मैं डेफिनेटली अपने क्रेजी ब्रदर से उनकी स्किल्स जरूर सीखूंगा और देन आपकी मैं प्रोटेक्शन कर पाऊंगा। लेकिन सिस्टर अपने क्रेजी ब्रदर कर क्या रहे हैं और अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आए हैं? देन जो उसकी बहन होती है वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, लेकिन वो ऊपर बहुत सारा सामान लेकर गया है, इसीलिए तुम उसे परेशान मत करो। अब यहीं पे सीन कट होता है मैं दोबारा से झेंग युआन को दिखाया जाता है। इस समय झेंग युआन के चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही थी और शायद वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से कोई चीज को बना रहा था। देन वैसे ही वो उन सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में कंबाइन करने लगता है और देन अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है
कंडेंस। देन वैसे ही वो सारी एनर्जी एक जगह पे कंडेंस होने लगती है और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी ग्लो होने लगती है। और फिर वैसे ही झेंग युआन के चारों तरफ बहुत सारे फ्लैग्स फॉर्म हो जाते हैं और झेंग युआन उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो ये मटेरियल थे इनमें भी एकदम वैसी प्रॉपर्टीज थी जैसे ओरिजिनल वन में होती हैं और इन लो ग्रेड के फ्लैग्स में, सॉरी एरे फ्लैग्स में 90% डिफेक्ट है ओरिजिनल फ्लैग्स के कंपेयर में, लेकिन तब भी इतना इनफ है और इस समय सिर्फ मैं क्लियर की के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ कल्टीवेट करने के लिए और इसीलिए मुझे यहाँ से जाने से पहले मुझे कुछ भंडारा बनाने की जरूरत है। देन वैसे वो अपने कपड़ों को पहनने लगता है और देन वैसे ही लाइटनिंग की स्पीड से उन ब्रदर सिस्टर के पास से होते हुए जाते हुए कहता है, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और इस समय झेंग युआन ने यूज किया था ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल को। इस समय झेंग युआन अपने स्वर्ड के ऊपर बैठकर कहीं पर जा रहा था। वो अपने हाथों से अपने स्वर्ड को कंट्रोल कर रहा था और इस समय जो झेंग युआन था वो इन कपड़ों में बहुत ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। इस समय झेंग युआन को देख जो जियान टियान की सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगी थी और जो जियान टियान था वो भी बस उसे देखते ही जा रहा था। और देन उसके जाने के बाद वो कहता है, क्या अच्छे कपड़े किसी को भी इतना अच्छा बना सकते हैं। और इस समय जो सिस्टर थी वो भी अपने मन में कुछ सोच रही थी और अब यहीं पे सीन कट होता है। एरे फ्लैग को दिखाया जाता है और युआन उस एरे फ्लैग को किसी जगह पर सेट कर रहा होता है। देन उस फ्लैग एरे को लगाते हुए कहता है, मैंने इस एरिया के 22 पॉइंट्स पे इन फ्लैग्स को सेट कर दिया है, अब सिर्फ सेंट्रल एरे कोर बचा है और जो ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है ये बहुत ज्यादा ही स्लो है और बहुत ज्यादा ही एनर्जी को कंज्यूम करती है। मुझे जल्दी कुछ मटेरियल्स को गैदर करना पड़ेगा जिससे कि मैं मैजिकल टूल्स को बना सकूं। और अब जो झेंग युआन होता है अपने स्वॉर्ड से उड़ते हुए एक जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर बहुत सारे ही फ्रूट्स रखे होते हैं। तुम्हें भी पता है कि ये फ्रूट्स किससे बने हैं। और उसी चीज को देखते हुए जो युआन होता है वो अपने मन में कहता है, ये फ्रूट्स क्या सही में जो लोग ट्रेस में बदल गए हैं क्या ये उन पर उगते हैं? ये सेक्ट सही में बहुत ज्यादा ही घिनौना है। और अब यहीं पे सीन कट होता है मैं दोबारा से ब्रदर और सिस्टर को दिखाया जाता है। जो ब्रदर होता है वो हट डाउन करते हुए कहता है, सिस्टर क्यों ना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। और जब जियान टियान ये कह ही रहा था वैसे ही डोर पे कोई आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, हैन मिंग हैन गोंग डोर को ओपन करो। और ये सुनकर जो दोनों भाई बहन होते हैं वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दोबारा से उसी दरवाजे से आवाज आती है, दोनों जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा ही काम है और तुमसे कुछ चाहिए भी। ये सुनने के बाद जो जियान टियान होता है वो अपनी बहन से कहता है, बहन अब हमें क्या करना चाहिए। दोबारा से वो दरवाजे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या वो अब जा रहा है? जब जियान टियान ये कह ही रहा था वैसे दरवाजा टूट जाता है। दरवाजे से कुछ वुडन टेंटिकल निकलने लगते हैं। देन उस दरवाजे को तोड़कर एक आदमी सामने आता है और हंसते हुए कहता है, मुझे पता था वो दोनों डोर को खोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट्स हैं। वैसे तुम दोनों कौन से प्लांटेशन से एस्केप किए थे? आज मेरा बहुत ज्यादा ही लकी दिन है और आज तुम मेरे हो। और ये कह करके अपने टेंटिकल से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और जो जिन टियान होता है अपने सिस्टर के आगे आ जाता है अपने सिस्टर को बचाने के लिए। देन वैसे वहाँ पर और कोई भी आ जाता है और कहता है, फ्लेम टेक्निक। और ये सुन करके वो आदमी पीछे देखने लगता है और जैसे ही पीछे देखता है तो बहुत सारी आग उसके पीछे से आने लगी थी। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और दिन जाकर के बहुत दूर गिरता है। देन वो आदमी गिरने के बाद कहता है, आखिरकार वहाँ पर कौन है? दिन दोबारा से जो युआन होता है वो ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करता है और वैसे जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो दोबारा से उस आदमी की तरफ जाने लगती है और वो आदमी भी किसी अटैक का यूज करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और देन वो दोनों अटैक ही आपस में टकराते हैं। वैसे वो आदमी हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो फिर तुम अब मरने वाले हो। लेकिन वैसे ही वो आदमी सामने की तरफ ध्यान से देखने लगता है और जो युआन होता है वो कुछ साइन को बनाते हुए कहता है, स्पीड। देन दोबारा से कहता है, फायरी हाइट डिवोरिंग एरे। देन वैसे ही वो आदमी चलने लगता है और बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। और इस समय युआन ने उन दोनों को ही बचा लिया था। और देन उन दोनों से ही कहता है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोबारा से युआन ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करता है और वैसे ही स्वॉर्ड उसके पास दोबारा से आ जाती है और युआन अब उन दोनों को ही लेकर के अपने ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज करके उस जगह से जाने लगा था। और अब हमें यहाँ पर कुछ टेक्निक के बारे में बताया जाता है जो अभी इन लोगों ने यहाँ पर यूज किया था। तो सबसे पहले टेक्निक वो है डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एट विल। तो मैंने इसकी पिक्चर लगा दी तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। देन इसके बाद डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऑफ हेवन, फिर फ्लेम टेक्निक और फिर ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है अपने युआन की ये भी बहुत ज्यादा ही वीक है और ये सिर्फ कल्टीवेशन के इनिशियल लेवल पे ही यूज कर सकता है। देन लास्ट में हमें फायरी हार्ट डिवोरिंग एरे का के बारे में बताया जाता है। तुम लोग इन पिक्चर से पढ़ सकते हो कि इन टेक्निक्स का यूज क्या है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, जेंग जी क्या तुम ऐसे ही अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करती हो? घुसपैठिया सेक्ट के अंदर घुसाया है और तुमने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। एल्डर्स ने तुम्हें असाइन करके सेक्ट के एक्टिंग हेड के रूप में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। हाँ, तुम इनर डिसिपल्स के लिए एक अपमान हो और जेंग जी मेरा ब्रदर मारा जा चुका है और तुम बिल्कुल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच नहीं सकती। देन वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं, कल वो दिन है जब इमॉर्टल लॉर्ड यहाँ पर
आने वाले हैं और अगर कोई चीज गड़बड़ होगी क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? देन वैसे जो जेंग जी होती है वो उनसे कहती है मैं इसे हैंडल कर लूंगी और अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और कल के सेरेमनी के लिए पेट्रोलिंग के लिए हर एरिया पे डिसिपल्स को भेज दो। आज रात सारे डिसिपल्स एक ड्यूटी पर होंगे और सभी लोग उस आदमी को ढूंढेंगे। देन वहाँ पर जो डिसिपल्स होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है हम लोग समझ गए। देन सामने देखते हो दोबारा से अपने मन में कहती है ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट पे आखिरकार ऐसी ट्रबल कैसे ही आ सकती है, चाहे तुम कोई कल्टिवेटर हो या फिर और कोई भी हो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। और ये कहते हैं यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक केव में हल्की सी लाइट जल रही होती है और उस गुफा में युवान और वो दोनों भाई बहन भी आ चुके थे। और जो सन होती है वो युवान का माथा पूछते हुए कहती है क्रेजी ब्रदर क्या तुम ठीक हो? देन जो युवान होता है वो भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। देन अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरी की रिफाइनमेंट स्किल के साथ में कोई भी मैजिकल वेपन लैक करेगा मैं उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं किसी और स्ट्रॉन्गर अपोनेंट का सामना करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा, उसको हराने में मुझे बहुत ज्यादा ही कठिनाई होगी और सिर्फ एक बेसिक सी स्पिरिचुअल एरे को सेट करने से ही मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और मेरी 1000 इयर्स ऑफ नॉलेज के साथ में जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ की है, जो मेरा दिमाग है वो भरा हुआ है टॉप टीयर्स की टेक्निक से। लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पे मैं सिर्फ बेसिक टेक्निक्स का यूज कर सकता हूँ और जो मेरी वीकेस्ट टेक्निक है वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पे ही मैं यूज कर सकता हूँ और जब मैं एक बार फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तो तब मैं यूज कर पाऊंगा द हेवनली ओरिजिन डिवाइन फॉर्मेशन स्वर्ड आर्ट को और तब उस टाइम पर एक गोल्डन कोर कल्टिवेटर भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। और अभी के लिए मुझे कुछ मैजिकल वेपन्स को बनाना होगा अपनी पावर को इनहांस करने के लिए। और ये कह करके एक पोटली को निकाल लेता है, उस पोटली से कुछ मटेरियल्स को निकालने लगता है और जैसे ही उस मटेरियल को निकाला था वैसे ही जो जियान टियान होता है वो अपनी नाक को बंद करते हुए कहता है क्रेजी ब्रदर क्या तुम अगली बार थोड़ा स्लो नहीं उड़ सकते? और आज रात जो मैं फूड को ईट करने वाला था वो मैं सब कुछ वहीं पर भूल चुका हूँ और वैसे जो आपने निकाला इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा ही गंदी है और जो आपने पहले उस बड़े से आदमी को मारा था क्या ये उसका ही नहीं है? देन वैसे जो सेन होती है वो भी अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है क्रेजी ब्रदर क्या ये दोनों सूखे हुए हैं? देन वैसे ही जो युवान होता है वो सेन से कहता है हाँ ये दोनों चीजें उस इंसान के स्टोमक और आर्म है। देन वैसे जो जियान टियान होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है आखिरकार इन जैसी चीजों से कैसा ही वेपन बन सकता है। देन ये सुनने के बाद जो युवान होता है वो अपने मन में कहता है स्टोमक के अलावा और धन के अलावा ये सिर्फ एक आर्म था और ये सोचना कि ह्यूमंस के पार्ट से भी कोई वेपन बन सकता है ये भी बहुत ज्यादा ही विचित्र है। और जो स्टोमक होता है उसमें स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और जो ये आर्म है इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये फोर्सली ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा सक्षम है और ये दोनों ही स्पेशल एबिलिटीज हैं। मैं इनका एक बार यूज करके जरूर देखना चाहूंगा और ये आर्म जरूर ही फ्यूज हो जाएगा आयरन स्वॉर्ड के साथ में और उस आयरन स्वॉर्ड को बदल देगा सेमी फिनिश्ड मैजिकल वेपन में। देन जो सन होती है वो अपने युवान से कहती है वैसे क्रेजी ब्रदर अगर हम लोग वहां से आ चुके हैं तो क्यों ना हम लोग और भी दूर चले जाएं। और जब सन ये कह ही रहे थे वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और हमें युवान की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो युवान था वो उन दोनों चीजों को आपस में फ्यूज करने जा रहा था और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही गोल्डन कलर की एनर्जी फ्लो करने लगी थी जिसकी वजह से उन दोनों भाई बहनों को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। और इस समय युवान यूज कर रहा था फायर स्पेल का। देन वैसे ही जो जेंग युवान होता है वो सन से कहता है यहाँ पर अभी मेरा कुछ बिजनेस बाकी है जिसे मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, लेकिन अभी जो सेक्ट है वो अभी बहुत ज्यादा गार्ड से भरा हुआ है और हम लोगों को अभी वेट करना चाहिए कल की सेरेमनी खत्म होने तक। और तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, जब मेरा बिजनेस एक बार सेटल हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को ही इस बेकार सी प्लेस से हमेशा के लिए बाहर ले जाऊंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब जो दूसरा दिन है वो आ चुका है और हमें उसी जगह पर जियान जी को दिखाया जाता है। इस समय जियान जी के पास में कोई आकर के कहता है सीनियर सिस्टर हमें छोड़कर पूरे 700 गार्ड्स हैं और इसी के साथ में 5 एल्डर्स एंड द 3500 डिसिपल्स ये सब के सब विड्रॉ कर चुके हैं। सीनियर सिस्टर क्या अब हमें भी यहाँ से नहीं चलना चाहिए? देन जो जियान जी होती है वो उस आदमी से कहती है थोड़ा सा और वेट करो। देन वो आदमी दोबारा से कहता है लेकिन जो इमोर्टल लॉर्ड है वो यहाँ पर आने ही वाले होंगे। देन जियान जी दोबारा से कहती है एग्जैक्टली इसीलिए तो हम लोग अभी नहीं जा सकते। जो ये सेरेमनी बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्ट के सर्वाइवल के लिए और हम लोग किसी भी इंसिडेंट को होने नहीं दे सकते, स्पेशली आज के दिन तो बिल्कुल ही नहीं। और जो घुसपैठिया है वो जरूर ही यहाँ पर कहीं आस ही पास होगा और चाहे उसका इरादा कुछ भी क्यों ना हो मैं उसे जरूर ही पकड़ लूंगा। हमें जेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास देखते हुए कहता है यहाँ पे जो सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा ही टाइट है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कोर के पास होना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है और आशा करता हूँ कि इस सेरेमनी को स्टार्ट होने से पहले
पहले मुझे कोई मौका मिलेगा इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। इन्होंने रातों ही रात बहुत सारे वॉच टावर को बना लिया है और ये सब कुछ किया है इन्होंने एक एबिलिटी का यूज करके, जिसे कि रीसेव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। देन वैसे ही वहां से वो आगे बढ़ जाता है और देन दोबारा से अपने मन में कहता है, यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि आसपास के जो डिफेंस हैं अभी के टाइम पे क्लियर हो चुके हैं, चलो उनके और थोड़ा करीब चलते हैं। और ये कह करके आगे बढ़ने लगता है और जब वो आगे बढ़ रहा था वैसे ही वहाँ पर वो कुछ नोटिस करता है और एक जगह पर लैंड कर जाता है। और तभी हमें जियांजी को भी दिखाया जाता है जो कि कहती है उसे ढूंढ लिया। सेक्ट के वेस्टर्न एरिया पे किसी नॉन सेक्ट डिसिपल ने सेंसर लाइन को ट्रिगर्ड कर दिया है, जल्दी से आसपास के गार्ड को ऑर्डर दो जाके और उस एरिया को घेर लो जाके। ये कह करके वो भी किसी बीस्ट के ऊपर बैठकर उड़ जाती है। और अब हमें झेंग युआन को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स पड़ चुके थे। झेंग युआन इस समय उनसे बच के भाग रहा था अपनी स्वॉर्ड की मदद से। और फिर वैसे ही पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं लापरवाह हो गया था और मैं अपने स्पिरिचुअल सेंस के बिना उस जाल पर ध्यान नहीं दे पाया। चलो अब जल्दी से फॉर्मेशन के कोर तक पहुंचते हैं और जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यहाँ से निकलते हैं। और देन वैसे ही झेंग युआन यूज करता है रिपल्सिव टेक्निक का, जिससे कि वो आने वाले सभी अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और ऊपर से किसी चीज पर झेंग युआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि झेंग युआन उस अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। और हमें वैसे ही ऊपर दिखाया जाता है कोई बीस्ट के ऊपर बैठकर आ चुका था। और फिर वैसे ही वो झेंग युआन से कहती है, तुम हमारे हेवनली मिस्ट सेक्ट में बहुत ज्यादा ट्रबल पैदा कर रहे हो, क्यों ये तुम ही कर रहे हो है ना। और ये कह करके दोबारा से बहुत सारे अटैक्स को बनाने लगती है और देन वैसे ही यूज करती है अपर प्योरिटी इमोर्टल आर्ट का, जिसे कि वॉइड कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और फिर वैसे ही झेंग युआन के ऊपर बहुत सारे अटैक जाके लगने लगते हैं, लेकिन झेंग युआन उन सबसे अटैक से बचता जा रहा था और आगे फॉर्मेशन के कोर तक पहुंचना चाहता था। और फिर उसी लेडी की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, मैं कोई भी स्पेशल डिस्टोरेशन को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये जरूरी कोई टेलीपोर्टेशन नहीं है और ये एकदम वैसा है जैसे कि हवा में धनुष और बाण को बनाया गया है और मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बुरा है। मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी होगी, मुझे जल्द से जल्द फॉर्मेशन के कोर तक पहुंचना होगा। देन दोबारा से मैं उसी लेडी की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए कहती है, ग्राउंड को छोड़ के तुम आसमान में उड़ रहे हो और कोई भी बिल्डिंग मेरी नजर को ब्लॉक नहीं कर पा रही है और ये मेरे लिए एकदम ही परफेक्ट है। और देन वैसे ही अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती व्हाइट कंस्ट्रक्शन। और फिर तभी हमें झेंग युआन की तरफ दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ ब्लैक कलर की एनर्जी फॉर्म होने लगी थी। और फिर वैसे ही झेंग युआन को एक ब्लॉक के अंदर कैद कर लेती हैं। इस समय झेंग युआन उस ब्लॉक के अंदर बुरी तरीके से कैद हो चुका था और ये देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियांग जी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें उस ब्लॉक के अंदर निकलती हुई एक तलवार को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन कलर की ऑरा से भरी हुई थी। और देन उसी जगह से जो अपना झेंग युआन होता है उस ब्लॉक से निकल आता है और ये देखकर जो वो लेडी थी वो भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी और कहती कैसे। और फिर वैसे ही झेंग युआन उस लेडी के ऊपर भी फायर से अटैक कर देता है और देन जो वो लेडी होती है उसके अटैक से बच जाती है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, हाँ तुम थोड़ी सी तो कैपेबल हो लेकिन अब इसके बारे में क्या। देन दोबारा से वो यूज करती है वॉइड कंस्ट्रक्शन का और तभी हमें झेंग युआन के ऊपर बहुत सारी ब्लैक एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि फॉर्म हो चुकी थी। और जब झेंग युआन ऊपर देखता है तो वो पाता है कि बहुत सारे नुकीले टाइप के टेंटिकल्स उसके ऊपर आ चुके हैं और फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आने लगते हैं। देन ये सब कुछ देखकर जो वो लेडी होती है वो हंसते हुए कहती है, क्यों क्या हुआ, अब क्या तुम पावरलेस महसूस कर रहे हो। इस समय जो झेंग युआन था वो उन सभी चीजों से निकलने की कोशिश कर रहा था और देन वहां से जाते हुए कहता है, इस थिन एयर में ऐसे मैसी ऑब्जेक्ट को बनाना ये बहुत ज्यादा ही आउटरेजियस है। लेकिन जब वो उसके नीचे आने वाला था वैसे ही जो वो ब्लैक कलर की एनर्जी थी वो डिसअपियर हो जाती है। देन जो झेंग युआन होता है वो इस चीज को देखते हुए कहता है, क्या ये मैसी ऑब्जेक्ट अपने आप ही डिसअपियर हो गया, लेकिन कैसे। फिर वैसे वो पीछे देखने लगता है उस लेडी की तरफ। देन वैसे फिर हमें उस लेडी की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा ही खौफ में आ चुकी थी और बहुत ज्यादा ही प्रेशर को फील करने लगी थी और वैसे ही कहती है, बहुत बुरा हुआ जो इमोर्टल लॉर्ड है वो आ चुके हैं। और ये कह करके वो नीचे गिरने लगती है और वहाँ पर पता नहीं किसी की बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वहाँ पर पता नहीं कैसा भी साउंड आ रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा ही भयानक था जिसे सुनकर वहाँ पर सबके कान फटने लगे थे। और देन यही पे सीन कट होता है हमें दूसरी तरफ उन दोनों ब्रदर और सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिरकार सडनली ये क्या होने लगा। और देन हमें बादलों के ऊपर एक बहुत बड़े फिगर को दिखाया जाता है जिसका फेस हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। देन इस चीज को देखकर जो झेंग युआन होता है वो अपने मन में कहता है, आखिरकार सडनली ये सब कुछ डार्क क्यों होने लगा और आखिरकार ये बहुत बड़ा फिगर है क्या जो यहाँ पर अपीयर हो चुका है और क्या यहाँ पर सभी लोग इससे ही इमोर्टल लॉर्ड कह रहे थे। और आखिरकार ये साउंड कैसा है, ये साउंड मेरे अंदर मेलाइस हो रहा है और मुझे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इस समय झेंग युआन को बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी और क्या यही रीजन था कि इस सेक्ट के डिसिपल्स इतने दुख में थे। लेकिन मैं हजारों सालों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैंने काउंटलेस ट्रिब्यूलेशन को पास्ट किया है और मैंने
सांसारिक इच्छाओं को सारी त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए। और आखिरकार तुम क्या समझते हो कि तुम क्या हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विल पर हमला करने की? देन वैसे ही पीछे देखने लगता है उस इमोर्टल लॉर्ड की तरफ। और अब हमें इमोर्टल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा था और एक डेविल से स्माइल दे रहा था। और इस चीज को देखकर जो झेंग युआन होता है वो कहता है आखिरकार फिल्थी एविल चीज है क्या? और ये एक ऐसी चीज होकर के अपने आप को इमोर्टल लॉर्ड कहने की हिम्मत करता है। लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि हेवेंस के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन प्रोजेक्शन है। और इस समय वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे, जितने भी गार्ड्स थे, सभी लोग बहुत ज्यादा ही परेशान थे उस साउंड से और कह रहे थे कि बस तुम लोग अपने आप को स्ट्रांग रखो। और जैसे ही इमोर्टल लॉर्ड इन दाव फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेंगे वैसे यहाँ से चले जाएंगे। और जो लोग अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे थे वो लोग दाव ट्रीज में कन्वर्ट होते जा रहे थे। देन वैसे हमें इमोर्टल लॉर्ड की आंखों की तरफ दिखाया जाता है, वो अपनी आंखों से किसी एनर्जी को अनलिस्ट करता है और फिर जो वो एनर्जी थी वो नीचे की तरफ जाने लगती है और फिर वो एनर्जी उन दाव फ्रूट्स की तरफ जाने लगती है और उनको एब्जॉर्ब करने लगती है। देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो अपने दांतों को पीसते हुए और उस तरफ देखते हुए कहता है क्या ये उन फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है? चलो ये अच्छा है कि ये हमें इस समय इग्नोर कर रहा है और अब सही टाइम आ गया है फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का। देन ये कहकर के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए जाने लगता है। और इस समय जो वो एनर्जी थी वो उन दाव फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर रही थी और उन्हीं के बीच से होते हुए जो झेंग युआन था वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। और देन वैसे ही फॉर्मेशन के कोर पर पहुंच जाता है और अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जहाँ पर फ्लैग लगे थे वहाँ जो वो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट होने लगी थी। और फिर चिल्लाते हुए झेंग युआन कहता है 9 ओरिजिन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। और फिर वैसे ही चारों तरफ से जितनी भी एनर्जी होती है वो अनलिश होने लगती है, सब जगह से निकलने लगती है और जहाँ पर झेंग युआन था सिर्फ उसके पास ही जाने लगती है उस फॉर्मेशन के एकदम मिड में। और तभी हमें कुछ एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि वो देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं जो सेक्ट की क्लियर की है वो सेक्ट की एक जगह पर गैदर हो रही है, आखिरकार सेक्ट में हो क्या रहा है? और इस समय जो अपना झेंग युआन होता है वो सारी एनर्जी को गैदर कर रहा होता है और अपने सामने देखते हुए कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है वो वर्क कर रही है और चलो अब इस प्लेस की सारी क्लियर की को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये कह करके सारी आसपास की अपनी क्लियर की को एब्जॉर्ब करने लगता है। इस समय उसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है और जो एनर्जी इमोर्टल लॉर्ड भी एब्जॉर्ब कर रहा था वो भी झेंग युआन की तरफ जाने लगती है और उस चीज को इमोर्टल लॉर्ड भी नोटिस कर लेता है। देन वैसे ही दोबारा से वही साउंड आने लगता है चिल्लाने का जो कि बहुत ज्यादा ही भयानक था, जिसे देखकर जो झेंग युआन होता है वो कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया? और जो लोग दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं वो लोग भी कहते हैं आखिरकार ये क्या है, ये हो क्या रहा है? इस समय वो आवाज उनको भी सुनाई दे रही थी जो कि बहुत ज्यादा ही भयानक थी, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा ही था। जो आदमी छुपे हुए थे वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत दूर छुपे हुए थे और क्या तब भी इमोर्टल लॉर्ड की विल हमें यहाँ तक की भी इफेक्ट कर सकती है, आखिरकार सेक्ट में हो क्या रहा है? और आखिर इस टाइम इमोर्टल लॉर्ड इतने निर्दयी क्यों है इस टाइम? देन वैसे ही जो वो एल्डर्स होते हुए कहते हैं डिसिपल जल्दी से यहाँ पर दाव फ्रूट लाओ। वो डिसिपल भी कहता है यस सर, लेकिन इस समय वो भी इमोर्टल लॉर्ड के इमोशंस को महसूस कर पा रहा था जो कि उसे बहुत ज्यादा ही डरा रहे थे। अब हमें दोबारा से झेंग युआन की तरफ दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा था और इस समय झेंग युआन को कोई चीज तो एब्जॉर्ब कर रही थी जिससे कि झेंग युआन को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। और फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है ये जो साउंड है ये मेरे फ्लैश को एक्टिवेट कर रहा है और अभी मैंने इनफ क्लियर की को एब्जॉर्ब कर लिया है और मुझे इमीडिएटली इस प्लेस को लीव करना होगा। ये कह करके अपने हाथों से एक सिंबल बनाता है और देन वैसे ही वो अपने आप को उस चीज से छुड़ा लेता है और कहता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और ये कह करके वहाँ से भागने लगता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें उन्हीं दोनों ब्रदर और सिस्टर की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो जिंग टियान था वो अपने सिस्टर से कह रहा था क्रेजी ब्रदर अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं, क्या उनके साथ कुछ हो चुका है? देन वैसे ही वो सामने देखते हुए कहता है उधर देखो जरा वो क्या है? इस समय कोई चीज उनके पास उड़ करके आ रही थी और फिर वैसे ही उनके पास आकर लैंड होती है जिसकी वजह से वो दोनों ही भाई बहन घबरा जाते हैं। और जो ब्रदर होता है वो वैसे ही कहता है ओ माय गॉड ये आखिरकार है क्या, ये किस टाइप का मॉन्स्टर है जो यहाँ पर आ चुका है? वैसे ही जो उसकी सिस्टर हो तो चिल्लाते हुए कहती है ये तो क्रेजी ब्रदर है, क्रेजी ब्रदर क्या तुम ठीक हो? देन वैसे ही जो झेंग युआन होता है वो भी कहता है हाँ ये मैं हूँ। वैसे ही सिस्टर कहती है क्रेजी ब्रदर आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? देन वैसे ही झेंग युआन कहता है अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और अभी जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा। और देन वैसे ही अपने टेंटिकल से उन्हें पकड़ लेता है, उस जगह से उड़ जाता है। और इस समय जो इमोर्टल लॉर्ड था वो भी इन्हें जाता हुआ देख रहा था और ये देख करके वो और भी ज्यादा इमोशंस को निकालने लगता है, मतलब और भी ज्यादा साउंड को निकालने लगता है। लेकिन इसी के साथ में सीन कट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और ये एक विलेज था
था जिसका नाम आलमंड ब्लॉसम विलेज था। और उसी विलेज में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है कि अपने हाथ में किसी चीज को पकड़ते हुए कह रही होती है, हस्बैंड आपने 5 दिनों से ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया है, अब बाहर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। वैसे ही कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, यहाँ से भाग जाओ और मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वहीं पर कुछ आदमी खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे होते और बातें कर रहे होते हैं उसका हस्बैंड आखिरकार कैसा है, आखिरकार वो अपनी वाइफ को ऐसे ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकता है, और तो और इनकी शादी जस्ट अभी हुई है और आखिरकार ये ऐसे कैसे झगड़ सकते हैं। और ये सारी बातें वो लेडी भी सुन रही होती है और वो आदमी भी सुन रहा होता है जो उस कमरे के अंदर था। देन वो सब कुछ सुनने के बाद वो दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोग शांत हो जाओ, नहीं तो मैं बाहर आके तुम सबको भी मार डालूंगा। देन वो लोग भी कहते हैं, चलो छोड़ो इस आदमी को, इसे अंदर ही अंदर मर जाने दो। ये क्या करके वहां सब जाने लगते हैं। वो आदमी इस समय हर एक चीज को अंदर से आग को निकाल के देख रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यहीं पर अब सीन कट होता है। अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें किसी को कपड़े को धुलते हुए दिखाया जाता है। और ये कपड़ा वो लड़की धुल रही होती है जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ। देन वैसे ही कपड़े को भिखाते हुए कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। देन वैसे ही झेंग युआन कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस प्लेस को छोड़ने के बाद मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो जाऊंगा पहले की तरह। देन वैसे ही जो उस लड़की का ब्रदर होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, सही में जो वो हेवनली मिस्ट सेक्ट था वो सही में एक नरक था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे ब्रदर फेंग जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को भी नुकसान पहुंचा दिया। हमें जल्दी से सेन फैमिली विलेज वापस जाना होगा और सभी को ही चेतावनी देनी होगी और हमें उनसे ये भी कहना होगा कि वो लोग इस प्लेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दें। जब वो लड़की अपने ब्रदर की बात सुनती है तो वैसे ही कहती, पहले ब्रदर फेंग को थोड़ा सा ठीक होने दो। जब उस लड़की का ब्रदर ये बात सुनता है तो वैसे अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर फेंग कल रात से बहुत बेहतर है लेकिन तुम अभी भी डरावने हो, मैं तो देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता और जो मेरे आर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा खुजली भी कर रहे हैं। देन वैसे ही जो अपना झेंग युआन होता है वो उन दोनों से कहता है, क्या कल तुम दोनों ने आसमान में उस शैडो को नहीं देखा था। और जब वो लड़की सुनती है शैडो तो वो कहती है, कौन सी शैडो। देन वैसे उस लड़की का ब्रदर कहता है, हमने ये देखा कल की दोपहर में कैसे अंधेरा छा गया। और जब अपना झेंग युआन उनकी बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, ये लोग उसे नहीं देख पाए और क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मिलाइस हिडन को एब्जॉर्ब किया है क्लियर की के साथ में, क्या मुझे इसलिए सब कुछ दिखा वहाँ पर। और जो मिलाइस है वो मेरे लिए हिडन डेंजरस है लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ क्लियर की के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा कल्टीवेशन करने के लिए और मैं अपने सारे मेथड्स को ही ऐसे नहीं फेंक सकता, सिर्फ ये डेंजरस है इसलिए। और मैंने हेवनली मिस्ट सेक्ट की लगभग 30% क्लियर की को इन सैकड़ों क्लियर स्टोन्स में कंडेंस किया और इसकी वजह से फ्यूचर में मेरी कल्टीवेशन की फाउंडेशन और भी अच्छी हो जाएगी और मुझे जल्द से जल्द एडवांस होना पड़ेगा फाउंडेशन एस्टेब्लिश स्टेज में और इस मिलाइस इन्फ्लुएंस को दूर करने की टेक्निक को ढूंढना पड़ेगा। और ये कह करके जो अपना झेंग युआन होता है वो अपनी पोटली से एक दाव फ्रूट को निकालता है और जब वो लड़की इस चीज को देखती तो वो घबरा जाती है। और जब उस लड़की का भाई ये देखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार ये चीज है क्या, एक बोलने वाला ट्यूमर। देन दोबारा से हमें झेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि उस दाव फ्रूट को पकड़ते हुए कहता है, वो सभी लोग इसे एक दाव फ्रूट बोलते हैं और जो ये दाव फ्रूट्स होते हैं ये प्राप्त किए जाते हैं जो लोग उन ट्रीज में बदल गए हैं उनसे। और कल जब मैं वहां पर गया था तो मुझे भी एक वहां पर ये मिल गया। देन वैसे जो वो दाव फ्रूट होता है वो कहता है, बच्चे लेट मी गो बैक। तो जो ये दाव फ्रूट होता है ये ऐसे बकवास कर रहा होता है। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो झेंग युआन से कहती है, क्या ये पहले एक इंसान हुआ करता था, इतना ज्यादा ही दई नहीं है। और जब वो दाव फ्रूट ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, तुमने क्या कहा दई नहीं, तुम दई नहीं लोग हो, इमॉर्टल लॉर्ड द्वारा त्यागे गए कीड़े और जो हम लोग हैं वो भाग्यशाली हैं जिन्हें इमॉर्टल लॉर्ड के साथ एसेंड के लिए चुना गया। और जब अपना झेंग युआन उसकी बात सुनता है तो वैसे ही उस दाव फ्रूट से पूछता है, आखिरकार ये टाइकिंग इमॉर्टल लॉर्ड है क्या। जब दाव फ्रूट ने जेन फेंग युआन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, जो हमारे इमॉर्टल लॉर्ड है वो कोई चीज नहीं है, वो एक इमॉर्टल है। वैसे तुम्हें भी मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए और तुम्हें भी दाव फ्रूट बन जाना चाहिए। जब तुम भी दाव फ्रूट बन जाओगे तब इमॉर्टल लॉर्ड आएंगे और तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। और जो वो दाव फ्रूट होता है वो ऐसे चिक चिक कर रहा होता है। इसकी बातें सुनकर जो अपना झेंग युआन होता है वो उस दाव फ्रूट को अपने हाथों से मिसल देता है जिसकी वजह से उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। इसे देखकर जो वो लड़की और जो उसका भाई होता है वो घबरा जाते हैं। देन वैसे ही झेंग युआन कहता है, तुम लोग ज्यादा नर्वस मत हो, इनका जो दिमाग होता है वो खराब हो जाता है इसीलिए अब ये एक इंसान नहीं है। देन वैसे ही झेंग युआन अपने मन में कहता है, जो ये वर्ल्ड है ये मेरी कल्पना से भी कई ज्यादा अजीब है और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल हर्ब होगी जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिसकी वजह से मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बना सकूं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दोबारा से हेवनली मिस्ट सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। देन हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि फ्रूट्स को उठा रहा होता है, जिसने उस दाव फ्रूट
को उठाया था उसको कहीं पर डालते हुए कहता है, तुम्हें 50 हाई क्वालिटी दो फ्रूट्स को खा के कैसा लग रहा है। देन वैसे ही हमें उस आदमी के सामने एक क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया एल्डर। और अब मैं इमोर्टल लॉर्ड की वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ। देन तभी हमें उस क्रीचर के सामने कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि इस समय ध्यान से बस उसी क्रीचर को ही देख रहे थे। देन उनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस साफ है, ऐसा लगता है कि तुम बच चुके हो। देन उनमें से पीछे वाला आदमी कहता है, अन्य जीवित डिसिपल्स के अनुसार इस बार इमोर्टल लॉर्ड की अशांति उस घुसपैठिए की वजह से हुई होगी। देन जो सामने क्रीचर बैठा होता है वो कहता है, हाँ उस समय वहाँ कोई नहीं था, यह मेरी गलती है कि मैं असफल हो गया उसको रोकने में, और मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा सीक्रेट मेथड यूज किया था जिसकी वजह से वो हमारे सेक्ट की लार्ज अमाउंट में क्लियर की ले गया। देन तभी हमें उन एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि आपस में कहते हैं, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। देन उसमें से दूसरा आदमी कहता है, इस बार टाइकिंग इमोर्टल लॉर्ड ने अपने आप को रिवील किया था, सेक्ट की जो प्योर की है वो और भी ज्यादा डेंसर हो गई है। हालांकि हमने कुछ खोया है लेकिन हमने कुछ पाया भी है। जैसे अभी के लिए उन ट्रीज को बड़ा करने में और भी ज्यादा ट्रीज को ग्रो करने में ध्यान दो। देन वैसे ही जो वहाँ पर अजीब सा क्रीचर बैठा होता है वो उनसे कहता है, हालांकि जो इमोर्टल लॉर्ड थे वो थोड़े से घबराए हुए और डरे हुए भी लग रहे थे, शायद वो उनका डर उस व्यक्ति से जुड़े होना चाहिए। अनगिनत साल बीत गए हैं और यह पहली बार है जब हमने इमोर्टल लॉर्ड को ऐसे अजीब व्यवहार करते हुए देखा है। चाहे यह बदलाव अच्छा हो या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने आप को इमोर्टल लॉर्ड से शायद छुड़ा सकते हैं, अपने आप को उस इमोर्टल लॉर्ड से फ्री कर सकते हैं। और जब वहाँ के एल्डर ये बात सुनते हैं तो सभी लोग ध्यान से उसकी तरफ देखने लगते हैं, उनकी बातों से सहमत होते हैं और कहते हैं, क्या सचमुच। ये भी कहते हैं कि चाहे वो आदमी कोई भी क्यों ना हो लेकिन वो आदमी जरूर ही इमोर्टल लॉर्ड से कनेक्टेड है। और जब एक बार जियानजी रिकवर हो जाएगा उससे उस घुसपैठिए का चित्र बनाने को कहें, उसे हमें किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इसी के साथ में अब यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी और जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो आगे चले ही जा रहे होते हैं और अभी भी झेंग युआन की हालत पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। वैसे ही जो झेंग युआन होता है उस लड़के से कहता है, मैं लगभग पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ और अब मैं खुद से भी चल सकता हूँ। और जब झेंग युआन की बात वो लड़का सुनता है तो वैसे ही कहता है, हमने हेवनली मिस्ट सेक्ट से बचने के लिए ऐसा रास्ता अपनाया है कि मैं इस एरिया को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ये कह करके वही जमीन पर बैठ जाता है। बैठते हुए थकते हुए दोबारा से कहता है, आखिरकार हम अपने घर का रास्ता कैसे खोजेंगे। और जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वैसे अपने ब्रदर से कहती है, अभी बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो चुका है, वैसे चलो अभी एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं ब्रदर फैंग के रेस्ट करने के लिए। और जब उसका ब्रदर ये बात सुनता है तो अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर फैंग तुम बस उसी के बारे में कहा करती हो और मुझे तो हमेशा इग्नोर किया करती हो। और जब ये लड़का अपने मन में ये सोच ही रहा था वैसे ही सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा वहाँ पर देखो वो क्या है। अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें अलमंड्स ब्लॉसम विलेज का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर कोई आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ तुम मुझसे दूर रहो। देन तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी सी परेशान लग रही होती है और इस लेडी को हम लोग पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। देन वहीं पर जो अपने झेंग युआन लोग होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और जो उस लेडी का जो ब्रदर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, मिस जरा सुनो। और जब वो लेडी अपने छोटू की बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और कहती है, आखिरकार तुम लोग हो कौन। देन वैसे जो छोटू की बहन होती है वो अपने ब्रदर से कहती है, बदतमीज तुम इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो, आखिरकार आधी रात में ऐसे कौन चिल्लाता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। देन अपना छोटू भी कहता है, ओह सॉरी मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था। देन वैसे जो छोटू की बहन होती है वो उस लड़की से कहती है, मिस आप हम लोगों से मत डरिए, हम लोग पास के विलेज से जिसे कि सेन फैमिली विलेज भी कहते हैं और हम लोग कोई बुरे आदमी नहीं है। और जब वो लड़की ये सुनती है तो कहती, क्या सेन फैमिली विलेज। दोबारा से छोटू की बहन कहती है, हाँ हम लोग वहीं से हैं और किसी वजह से हमें एक रहने के लिए जगह की जरूरत है, क्या आप हमें रहने के लिए जगह दे सकती हैं अगर आपको इससे कोई दिक्कत ना हो। और जब वो लड़की छोटू की बहन की बात सुनती है तो वो शर्माने लगती है और इस चीज को अपना झेंग युआन भी नोटिस कर लेता है। वैसे ही जो वो लड़की होती है वो भागते हुए छोटू और छोटू की बहन के पास आ जाती है और उन दोनों से कहती है, अच्छा ठीक है आप लोग मुझे बुरे लोग नहीं लगते। जब ये बात छोटू की बहन सुनते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन वैसे जो छोटू होता है वो कहता है हंसते हुए, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं बाहर नहीं सोना पड़ेगा। देन छोटू की बहन भी कहती है, थैंक यू सो मच। देन जब वो हाउस ओनर होती है वो कहती है, घर पर अभी भी थोड़ा सा दलिया बचा है, क्या आप लोग उसे खाना चाहोगे। और जब अपना छोटू उस हाउस ओनर की बात सुनता है तो वैसे ही हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है तो हम लोग उसे जरूर खाना चाहेंगे। जब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था तो तभी इन्हें एक कमरे से मतलब सामने वाले कमरे के गड्ढे से आदमी इन्हें ध्यान से देख रहा था, जैसे कि अपना छोटू भी नोटिस कर लेता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, वो चीज जो विंडो पे है वो हमें देख रही है। देन वैसे ही हाउस ओनर कहती है, वो मेरा हस्बैंड है, हाल ही में वो मानसिक भ्रम से पीड़ित हो चुके हैं। देन वैसे ही छोटू कहता है, मुझे माफ कीजिए मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। देन वैसे ही छोटू की बहन कहती, तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट
रिएक्ट मत करो। देन वैसे ही हाउस ओनर कहती है इन दोनों से, मेरे घर में सिर्फ एक कमरा बचा हुआ है और एक खलियान भी है, आप लोग इसे कैसे डिवाइड करोगे, आप तो 3 लोग हैं। और जब झेंग युआन उसकी बात सुनता है तो वैसे ही आगे आते हुए कहता है मैं खलियान में रहूंगा। और जब छोटू की बहन ये सुनती है तो वैसे ही कहती है बट ब्रदर आपकी बॉडी तो अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। झेंग युआन कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अकेलापन पसंद है। देन वैसे ही सामने उसी खिड़की की तरफ देखने लगता है और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। देन दोबारा से मैं झेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि इस समय एक जगह पर बैठा होता है और अपने मन में कहता है जो मेलाइस एनर्जी थी वो उसे मैंने ज्यादातर सप्रेस कर लिया है और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो भी 80% तक रिकवर हो चुकी है। जब तक कि जो मेरे अंदर मेलाइस है मैं उसे पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर देता तब तक कि मुझे हेवनली मिस्ट सेक्ट को अवॉइड करना होगा, मुझे दोबारा से वहां पर नहीं जाना चाहिए। ये सोचते हुए अपने हाथ को आगे लाता है, देन अपनी पोटली को बाहर निकालता है और उसमें से अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और फिर वो दोबारा से अपने मन में कहता है भगवान का शुक्रिया जो मेरे पास ये तलवार थी, तो मैं उस लोहे के ब्लॉक में फंस चुका होता। भले ही ये एक ऑर्डिनरी आयरन से बना हुआ लो ग्रेड का मैजिक वेपन क्यों ही ना है, लेकिन फिर भी इस हथियार में उस कटे हुए हाथ की एबिलिटीज मिली हुई हैं और जो स्टोरेज स्टोमक है ये सही में साफ रूप से हाथ से तो बेहतर ही है और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्पेस है वो लगभग 100 क्यूबिक मीटर है और इसे डिवोरिंग स्वॉर्ड से मजबूत करने के बाद अब ये फोर्सली एब्जॉर्ब कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कि 10 मीटर के दायरे में होगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि इन बॉडी पार्ट्स की ओरिजिन क्या है, ये दिखने में मांस और बॉडी के टुकड़े लगते हैं लेकिन इनमें कुछ अजीब ही पावर्स हैं। अभी के लिए मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है, मैं तलवार पर और भी 2 निशान बनाऊंगा जिसकी वजह से जो ये स्वॉर्ड होगी वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब झेंग युआन अपने स्वॉर्ड पे सिंपल बना ही रहा होता वैसे वो किसी चीज को नोटिस करता है और एक तरफ देखते हुए कहता है कौन है वहां पर। तभी हमें वहीं पर उसी लेडी को दिखाया जाता है, मतलब हाउस ओनर को दिखाया जाता है जो कि इस समय आधे कपड़ों में होती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने झेंग युआन को सेड्यूस करना चाहती है। हाउस ओनर अंदर आते हुए झेंग युआन से कहती है यंग मास्टर ये मैं हूँ। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें अंदर दोनों भाई बहन का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो अपना छोटू था वो बिस्तर पर लेटते हुए कहता है आखिरकार बहुत दिनों बाहर सोने के बाद एक प्रॉपर बेड सोने के लिए मुझे मिल ही गया, और ये कहकर के बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और जो उसकी बहन होती है वो कुछ कपड़ों को उठा करके कहीं पे ले जा रही होती है जिसे कि उसका भाई भी नोटिस कर लेता है। देन वैसे ही उसे पूछता है बहन तुम अपनी रजाई लेकर आखिरकार कहाँ जा रही हो। और जब उसकी सिस्टर ये सुनती है तो वैसे ही उससे कहती है ब्रदर फैंग का शरीर अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है और इसलिए मैं उसे रजाई देने जा रही हूँ, उसे सर्दी नहीं लगनी चाहिए। अपना छोटू अपनी बहन से कहता है हाँ सच है, उसे बीमार नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरा होने वाला साला जो है, पता नहीं यहाँ पे चक्कर क्या है या ये भाई बहन तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो जैसा लिखा मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। देन तो फिर जब वो लड़की ये बात सुनती तो वैसे ही कहती आखिरकार तुम ये सारी बकवास क्या बोल रहे हो। अपना छोटू हंसते हुए कहता है ये सब कुछ बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी तुम इसे नकार रही हो। देन यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से झेंग युआन का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो वो हाउस ओनर थी वो अपने झेंग युआन के बहुत ज्यादा पास आ चुकी थी। देन वैसे ही झेंग युआन उससे कहता है आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो। हाउस ओनर कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता, जब से मैंने तुम्हें आज देखा है तब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही हूँ। और इस समय ये बहुत ज्यादा ही गर्मा चुकी थी और भी ज्यादा अपने झेंग युआन के पास आती जा रही थी। इस समय शायद ये झेंग युआन को देना चाहती थी। अरे यार तुम लोग गलत मत समझो, शायद किस देना चाह रही है, तुम लोग भी ना गलत समझ लेते हो। देन दोबारा से मैं झेंग युआन और उसी लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय अपना फेस झेंग युआन के फेस के पास लेकर आ चुकी थी और धीमी आवाज में कहती है सर क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं है कि मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे साथ वो करना चाहेंगे। और जब ये बोली रहे थे वैसे ही कोई दरवाजे को खोल देता है। इस समय जिसने दरवाजा खोला था वो थी वही लड़की जो अपने झेंग युआन के साथ रहती है। और जैसे ही वो अंदर आती है वो झेंग युआन और उस हाउस ओनर को साथ में देखती है जो कि इस समय बहुत ज्यादा ही पास में थे। और जब वो ये देखती तो वैसे ही कहती आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो इस समय जो हाउस ओनर थी वो बस झेंग युआन से चिपकती ही जा रही थी और उसको सर सर कहती ही जा रही थी। इस समय जो अपना झेंग युआन था वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस शांति से बैठा हुआ था। देन दोबारा से हाउस ओनर झेंग युआन के कान में कहती है तुम यही आलमंड ब्लॉसम विलेज में क्यों नहीं रहते जो नियन के साथ में। देन वैसे ही जो उसका चेहरा होता है वो एक अजीब सा शेप लेने लगता है और देन वैसे ही एक अजीब सा क्रिएचर बन जाती है। वो क्रिएचर बनने के बाद में दोबारा से कहती है अब तुम आलमंड ब्लॉसम विलेज में रहोगे हमेशा के लिए। लेकिन इसमें जो अपना झेंग युआन था वो अभी भी शांति से बैठा हुआ था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से जो अपने झेंग युआन के साथ में लड़की रहती है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि उस कमरे के बाहर आ चुकी थी और इस समय उसकी आंखों में आंसू थे और वैसे ही रोते हुए कहती है ब्रदर फैंग आखिरकार आप ऐसे कैसे हो सकते हो। और जब वो ये कह ही रहे थे वैसे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो वहाँ का रूम होता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर वो लड़की भी खड़ी होकर के सब कुछ देख रही थी। और जहाँ पर धमाका हुआ था वहीं पर हमें अपने झेंग युआन को दिखाया जाता है। वैसे ही झेंग युआन कहता है मैंने तुम्हारी अजीब गरीब हरकतों को बहुत पहले से ही नोटिस कर लिया
दिया था। तुम्हारी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी तुम जिंदा थी, इसीलिए मैं तुमको थोड़ा और देखना चाहता था। और जब छोटू धमाके की आवाज सुनता है तो वैसे ही बाहर आते हुए कहता है, आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। देन जो अपने झेंग के साथ लड़की रहती है वो कहती है, ब्रदर फेंग आखिरकार ये है क्या। और जिस आदमी को हमने शुरुआत में देखा था जो कि आंखें निकाल करके खिड़की से देख रहा था, वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम इमोर्टल हो। और वैसे ही वो आदमी अपने झेंग के सामने आकर के बैठ जाता है और कहता है, क्या क्या आप इमोर्टल हो। जब अपना छोटा उसे देखता है तो कहता है, आखिरकार ये आदमी कौन है अजीबोगरीब। देन झेंग युआन उसे बताता है, इसकी सांसें चल रही है, टेंशन मत लो, ये आदमी नॉर्मल है। दोबारा से हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहता है, इमोर्टल, तुम एक इमोर्टल हो, क्या तुम इमोर्टल नहीं हो, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। और जब छोटा और जब वो लड़की सुनती है तो वो लोग तो हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। देन जो वो आदमी होता है वो उन सबको बताता है, मैं लियो फैमिली विलेज से हूँ। 7 दिन पहले मैं नेबर के विलेज में गया था अपनी पत्नी को लेने के लिए, लेकिन उस रात में वापस आते समय रास्ता भटक गया और आलमंड ब्लॉसम विलेज आ पहुंचा। हम लोग वहाँ पर रात के समय रुके, लेकिन रात के समय जो गाँव वाले थे उन्होंने बहला फुसला कर मेरी पत्नी को बाहर निकाल लिया और जिंदा ही खा लिया। और मैंने गाँव से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह मैं बाहर नहीं निकल सका और कोई विकल्प न होने की वजह से मैं उस कमरे में छिप गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अगले दिन जो मेरी पत्नी थी वो मेरे दरवाजे पर आई और मुझे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था जो मेरी पत्नी जो नियांग थी वो मेरे आंखों के सामने जिंदा खाई गई थी। वो लड़की बिल्कुल भी मेरी पत्नी नहीं हो सकती। देन वैसे ही वहाँ पर किसी की आवाज आती है, पति मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सही में जो नियांग तुम्हारी पत्नी हूँ, पति तुम मेरे पति हो। देन वैसे ही हमें उनके पीछे दिखाया जाता है जो वो क्रीचर थी वो दोबारा से ठीक हो चुकी थी। जब छोटू लोग उसे देखते हैं कि वो दोबारा से ठीक हो रही है और आखिरकार वो क्रीचर है कैसी चीज, तो उसे देखकर वो लोग चिल्लाने लगते हैं। देन वैसे ही झेंग युआन अपने हाथों से कुछ सिंबल बनाता है और फिर वैसे ही उसके हाथ से कुछ एनर्जी अनलीश होने लगती है और फिर वैसे ही एक फायर अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जो होती है वो जलने लगती है। देन दोबारा से हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस समय जल रही होती है, लेकिन जलने के बावजूद भी वो कहती है, हस्बैंड अगर तुम मुझे अपने आप को खाने दोगे तो फिर तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे और तुम भी मेरी तरह ही अमर हो सकते हो, एक इमोर्टल बन सकते हो और इस गांव में मेरे साथ खुशी से रह सकते हो। जब अपना झेंग युआन सुनता है तो वैसे ही कहता है, तुमने क्या कहा इमोर्टल। देन वैसे ही जो झेंग युआन के पीछे आदमी खड़ा होता है वो झेंग युआन से कहता है, भागो इमोर्टल प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। देन तभी हमें कुछ और इमोर्टल्स को दिखाया जाता है, मतलब वही अजीब क्रिएचर्स को जो कि कहते हैं, जून यंग क्या यहाँ पर और भी गेस्ट आए हैं और तुमने तो हमें बताया भी नहीं। दोबारा से वो क्रिएचर्स कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ही हमारा विलेज बड़ा होगा, क्यों ना तुम लोग भी हमारे साथ रहो हमारे इस गाँव आलमंड ब्लॉसम विलेज में। देन तभी हमें झेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैठ जाता है और उस छोटू और उस लड़की को भी पकड़ लेता है अपने साथ में और उनको लेकर के वहाँ से उड़ने लगता है। और जब वो आदमी होता है वो वहाँ पर चिल्लाता ही रह जाता है, वो आदमी कहता है, इमोर्टल प्लीज मुझे भी अपने साथ में ले चलो। लेकिन वैसे ही जो उसकी वाइफ होती है वो उसे पकड़ लेती है और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, हस्बैंड तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहीं पे रुको। देन और भी जो क्रिएचर्स होते हैं वहाँ पर वो उस आदमी को खाने के लिए उसी आदमी के पास भागते भागते जा रहे होते हैं और जो वो आदमी होता है वो चिल्ला करके कह रहा होता है, बदमाश तुम किस तरह के इमोर्टल हो और अगर मैं मर भी गया तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देन तभी हमें झेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि इस समय हवा में होता है और उन दोनों को ये पकड़े हुए होता है और ऊपर से उन क्रीचर्स को देखते हुए कहता है, आखिरकार इन क्रीचर्स को कहते हैं क्या, इन्हें एरे बिंग्स कहते हैं। देन जो वो लड़की होती है वो झेंग युआन से कहती है, मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं। देन वैसे छोटू होता है उसके इस समय उल्टी आ रही होती है और वैसे ही कहता है अपने मुंह को बंद करते हुए, क्या क्या वो सभी लोग उस आदमी को जिंदा ही खा रहे हैं। देन जो झेंग युआन होता है पीछे देखते हुए कहता है, अगर मैं उसको भी बचाता तो हम तीनों लोग भी नहीं बच पाते। और ये कह करके फुल स्पीड में वहां से उड़ जाता है और आगे की तरफ जाने लगता है। देन वैसे झेंग युआन किसी चीज को नोटिस करता है और एक जगह पर आकर के अपने स्वॉर्ड को लैंड कराता है। इस समय वो लोग शायद किसी एक जगह पर आ चुके थे जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए थे। देन वैसे ही वो लड़की कहती है, ब्रदर फेंग आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर वापस क्यों ही आ गए। छोटू भी हंसते हुए कहता है, हम लोग अभी अभी विलेज के एंट्रेंस से गुजरे हैं। देन वैसे में झेंग युआन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। देन वैसे उस आदमी की बातों को याद करता है जब वो आदमी झेंग युआन से कह रहा होता है कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया विलेज से बाहर निकलने की, लेकिन मैंने जो भी किया मैं बाहर नहीं निकल पाया। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। देन वैसे ही हमें अपने छोटू को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय जस्ट सो करके ही उठा होता है और उठते हुए कहता है, ओ बहुत ज्यादा शोर है बाहर। देन दोबारा से हमें तीनों का सीन दिखाया जाता है। इस समय सभी लोग सो करके उठ चुके होते हैं। दोबारा से छोटू कहता है, क्या वो लोग अभी भी बाहर हैं? वो सभी लोग बाहर पूरी रात भर चिल्लाते रहे, क्या उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती? तभी बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं जो कि कह रहे
होते हैं, देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, तुम लोग बाहर आ जाओ, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो लोग ऐसे ही पूरी रात से ऐसे ही चिल्ला रहे थे बाहर। देन वैसे जो वो लेडी होती है बाहर देखते हुए कहती वो लोग सारी रात ऐसे ही चिल्ला रहे थे, और जैसा कि ब्रदर फेंग ने कहा था वो लोग घर के अंदर नहीं आए। देन वैसे में बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, हंसमुख का चेहरा बनाते हुए कह रहे होते हैं, डियर इमोर्टल्स प्लीज बाहर आ जाओ, जूनियन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, और मैं भी रिबॉर्न हो चुका हूँ और मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए, जल्दी से तुम लोग भी बाहर आ जाओ, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। जब जैंग युआन इन सब की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, जब वो आदमी है वो भी कई दिनों अंदर ही छुपा रहा और उसके ऊपर भी किसी ने भी अटैक नहीं किया था। ऐसा लगता है कि किसी ने विलेजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, वे ना ही तो दूसरों के घरों में फ्रीली प्रवेश कर सकते हैं, ना ही तो घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा है और ये देखते हुए कि हम लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, तो मुझे डर है कि क्या ये गाँव वाले नहीं है। लेकिन विलेजर्स खुद से ही जब छोटू जैंग युआन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, तो फिर हम क्या करें और क्या हम बच सकते हैं। जैंग युआन कहता है मुझे नहीं पता। जैंग युआन अपने मन में कहता है, हेवनली मिस्ट सेक्ट की तरह ये विलेजर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन जो इनकी एबिलिटीज हैं वो लॉजिक को चुनौती देती हैं, और कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो हाई लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं उनके पास भी ऐसी पावर्स नहीं होती हैं, ये रिसेंबल्स करते हैं पावर के लॉस को। और जब फेंग युआन ये सोच रहा था वैसे ही छोटू फेंग से कहता है, हाई फेंग गाँव की तरफ कोई आ रहा है। देन वैसे ही फेंग युआन सामने की तरफ देखने लगता है, और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं गाँव की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, ये तो सी ग्रेड के एरे बींग्स हैं, क्यों ये आलमंड ब्लॉसम विलेज है ना। देन तभी हमें वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है। दोबारा से टोपी वाला आदमी कहता है, अंत में कुछ खास नहीं, मुझे यहाँ तक लाना बहुत बड़ी परेशानी है, अब ये कोई अनोखी बात नहीं लगती, लेकिन अगर इन्हें कुछ समय के लिए मानो कस्बे में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर सही में कुछ भयानक होगा, कुछ असामान्य हो सकता है। देन दोबारा से हमें विलेजर्स को दिखाया जाता है, जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आलमंड ब्लॉसम विलेज में तुम्हारा स्वागत है, और अगर तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम लोग भी हमारे साथ यहीं पर क्यों नहीं रुकते, इस पर विश्वास करो, तुम लोग भी आखिर में तुम्हें भी इस जगह से प्यार हो जाएगा। दोबारा से हमें फेंग युआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटू अपने फेंग युआन से कहता है, ब्रदर फेंग हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए। फेंग युआन कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो सांस नहीं ले सकते, ये लोग कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है। देन दोबारा से हमें विलेजर्स की तरफ दिखाया जाता है, जितने भी ये क्रीचर्स होते हैं, ये सभी लोग जो लोग यहाँ पर आए थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे थे। वैसे ही हमें उनमें से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आए हैं इस विलेज में। वैसे ही ये आदमी इन विलेजर्स की बात सुनने के बाद कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और फिर ये कह करके अपने हाथों को देखने लगता है। तभी हमें उस आदमी के पीछे सभी विलेजर्स को दिखाया जाता है कि शायद इस समय इस आदमी के हाथों से कट चुके थे, पीसेस में डिवाइड हो चुके थे। और जब छोटू ये सब कुछ देखता है तो वैसे चिल्लाते हुए फेंग युआन से कहता है, उसके हाथ देखो, ये भी आखिरकार एक मॉन्स्टर ही निकला। जो छोटू की बहन होती है, मैं उसका नाम भूल चुका था, मैं उसको लिली कहूंगा, ठीक। तो जो लिली होती है वो फेंग युआन से कहती है, ब्रदर फेंग हमें क्या करना चाहिए। इस समय जो फेंग युआन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो सामने देख रहा था, और सामने देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इन दोनों से एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को सेंस कर सकता हूँ, ना ही तो ये वो कल्टीवेटर्स हैं, ना ही तो ये इन जैसे क्रिएचर्स हैं, ये दोनों कुछ अलग ही हैं। हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं, जो वो क्रिएचर्स हैं उन्हें एरे बींग्स कहा गया है। दोबारा से फेंग युआन अपने मन में कहता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो सोचने और समझने में और बातचीत करने में सक्षम होते हैं, क्या ये एरे बींग्स हैं, क्या ये मेरे पिछले लाइफ के मॉन्स्टर्स के समान है, और मुझे इस वर्ल्ड के कॉमन नॉलेज को समझने के लिए तुरंत ही दूसरे कल्टीवेटर्स की जरूरत है। दोबारा से हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर अब सभी विलेजर्स मारे गए थे और अब बस 2 ही बचे थे। दोबारा से जो टोपी वाला आदमी होता है वो पीछे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, हे भूत तुमने 2 को मिस कर दिया। जब टोपी वाला आदमी ये कह ही रहा था, वैसे ही जो वो दोनों एरे बींग्स होते हैं वो उस आदमी की तरफ अटैक करते हुए कहते हैं, क्या तुम ये सोचते हो तुम हमें मार सकते हो। जब वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने वाले थे तो वैसे ही जो वो टोपी वाला आदमी होता है वो कहता है, हे घोस्ट, हे घोस्ट। वो ऐसे घोस्ट घोस्ट चिल्लाए जा रहा था, वो लोग शायद उस आदमी को मार चुके थे। देन वैसे ही उनमें से एक जो एरे बींग होता है वो कहता है, जूनियन क्या कुछ गलत है। देन वैसे ही जो जूनियंग होती है बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगती है, उसकी बॉडी मानो की पिघलने लगती है। इसे देखकर जो उसका हस्बैंड था वो घबरा चुका था। देन वैसे ही हमें टोपी वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से सही हो चुका था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वैसे ही वो एकदम सही हो जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ये किसी पर्पस से किया, क्यों मैंने सही कहा ना। देन पीछे वाला आदमी कहता है, ये लोग मरेंगे नहीं तो फिर शिकायत क्यों। टोपी वाला आदमी कहता है, सच है, लेकिन जब ये काटते हैं तो दर्द होता है। देन दोबारा से एरे बींग्स की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा डार्क आवाज में कहता है, लेकिन जिसे मैं एब्सॉर्ब करता हूँ वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। आलमंड ब्लॉसम विलेज, ऐसा लगता है मैं तुम सबके लिए एक परफेक्ट काउंटर हूँ। ये कह करके अपने कपड़ों को हटाने लगता है। कपड़ों को हटाने के बाद दोबारा से कहता है, मैं अब बहुत खेल चुका
हूँ, तुम लोग एक अच्छे विलेजर्स की तरह बनो और मेरे साथ जुड़ जाओ। भी हमें दिखाया जाता है उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है जिसमें से बहुत ज्यादा डेविल एनर्जी निकलने लगती है, जो कि वहाँ पर हर एक चीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगती है, सभी विलेजर्स को। यहाँ तक कि जिस घर में अपने फेंग युआन लोग होते हैं उनके दरवाजे भी उड़ने लगते हैं। जो छोटू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जो घर है वो गिरने वाला है। उधर फेंग आखिरकार ये हो क्या रहा है। देन वैसे ही फेंग युआन कहता है ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। देन वैसे ही लिली कहती है जो खींचने वाली शक्ति है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। फेंग युआन उन आदमियों को देखते हुए कहता है नहीं, ये तो एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है, ये हमारा मौका हो सकता है। देन तभी हमें दोबारा से उस टोपी वाले आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने अंदर हर एक चीज को खींचता जा रहा था। वैसे ही वो टोपी वाला आदमी कहता है जब विलेजर्स साथ में चले जाएंगे तब बचेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विलेज। देन तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और फेंग युआन को वहाँ से उड़ता हुआ जाता देखता है। जब उन सबको नोटिस कर लेता है जाता हुआ तो वैसे ही अपने साथी से कहता है ये जरूर ही यहाँ पर फंसे हुए कल्टीवेटर्स होंगे, घोस्ट क्या तुम इन्हें हैंडल कर पाओगे। देन वैसे जो घोस्ट होता है वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है मैं नहीं जा रहा। वैसे जो टोपी वाला आदमी होता है घोस्ट की तरफ देखने लगता है। देन वैसे ही जो घोस्ट होता है टोपी वाले आदमी से कहता है ये बहुत परेशान वाली बात है, ये लोग सिर्फ लो लेवल कल्टीवेटर्स हैं, इन्हें तुम अपने अंदर संभालो और इन सबको खत्म करो, मैं अब और भी कुछ भी नहीं करने वाला। देन फिर वैसे ही टोपी वाला आदमी कुछ अटैक करते हुए घोस्ट से कहता है चलो ठीक है, तो अब उन्हें रिहा करते हैं। और फिर वैसे ही एक ब्लू कलर की एनर्जी अपने फेंग युआन की तरफ जाने लगती है। देन वैसे ही उस एनर्जी को सामने जाता हुआ देखते हुए टोपी वाला आदमी दोबारा से कहता है द रोमिंग स्प्रिंग आखिरकार हो क्या रहा है। सब कुछ शांत था लेकिन अचानक से मैं शायद जो अपने फैंग लोग थे वो शायद गायब हो चुके थे, इसीलिए जो शायद ये टोपी वाला आदमी था थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए फिर दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है घोस्ट उन्हें पकड़ो घोस्ट। देन वैसे ही घोस्ट लेटते हुए कहता है ये सिर्फ कुछ लो लेवल कल्टीवेटर्स हैं इसीलिए उन्हें जाने दो। और जब टोपी वाला आदमी ये सुनता है तो वैसे ही कहता है तुम। और अब यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोल्डन कलर की रोशनी आकर के गिरती है। ये होते हैं अपने फेंग युआन लोग। इस समय लिली और जो छोटा था बहुत ज्यादा ही खुश थे और वो लोग हंसते हुए कह रहे थे आखिरकार हम लोग निकल ही गए। देन वैसे ही जो फेंग युआन होता है वो कहता है उन विलेजर्स के ऊपर अटैक हुआ था, मुझे लगा था कि वहाँ का जो बैरियर है वो स्थायी रूप से कमजोर हो गया होगा लेकिन हम लोग भाग्यशाली थे। और इस समय जो अपना छोटू था उसे तो उल्टी आ रही होती, वो कहता है अब तो मैं नहीं उड़ना चाहता दोबारा से। फेंग युआन कहता है मैंने उड़ते समय कई बार डायरेक्शन बदली, बिना किसी ट्रैकिंग स्किल के वो हमें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए अब से पैदल चलो। देन वैसे ही अपना फेंग युआन किसी चीज को नोटिस करता है और पीछे की तरफ देखने लगता है। तभी हमें एक ब्लैक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि अभी फेंग युआन लोगों की तरफ ही देख रहा था। जब छोटू देखता है तो वो घबरा ही जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार वो क्रिएचर क्या है। फेंग युआन उस क्रिएचर को देखते हुए कहता है ये कोई एक नॉर्मल लिविंग थिंग नहीं है, ये एक अलग ही एरे बीइंग है। एरे बीइंग्स को एबनॉर्मल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल एरे बीइंग इन दोनों में से कुछ भी कहूँ तो एक ही समझना। फेंग युआन दोबारा से कहता है क्या एबनॉर्मलिटीज कॉमन है, और अगर ऐसा है आखिरकार ह्यूमंस इस वर्ल्ड में कैसे जिंदा बचे। और अभी ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा है, हमें इसे बिल्कुल भी भड़काना नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। छोटू लोग भी कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी जो वो क्रिएचर था वो बस फेंग युआन लोगों को ही देख रहा था। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इस समय फेंग युआन, छोटू और जो लिली थे वो लोग एक जगह पर आग जलाकर बैठे हुए थे। वैसे ही छोटू कहता है ब्रदर फेंग द्वारा पकड़ा गया पहाड़ी मुर्गा बहुत ज्यादा ही कोमल है। लिली कहती है ब्रदर फेंग मैंने आपका बाहरी क्लोथ्स ठीक कर दिए हैं, अच्छी बात यह थी कि मुझे उस गाँव में कुछ धागे मिल गए थे, लेकिन अभी भी जो वो क्रिएचर था वो उन सबको देखे जा रहा था पेड़ के पीछे छुप करके। जो छोटू होता है वो दोबारा से उस क्रिएचर को देख लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है जरा देखो जो वो अजीब चीज थी वो अभी भी हमें फॉलो कर रही है। लिली कहती है ये तो एकदम खोया हुआ पपी जैसा दिखता है। छोटू कहता है ज्यादा बेवकूफ मत बनो, वो एक एरे बीइंग है। फेंग युआन कहता है हमें अभी भी नहीं पता है कि ये डेंजरस है कि नहीं, हमें इसे सबसे पहले प्रोवोक नहीं करना चाहिए, इसे सबसे पहले अटैक करने दो और फिर आगे देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। छोटू कहता है हाँ, जब ब्रदर फेंग हमारे आसपास है तो हमें डरने की क्या बात है, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। ये रहा रोस्टेड चिकन, ब्रदर फेंग ये लो आप भी। वैसे ही फेंग युआन कहता है ये क्या है। छोटू बताता है मैं बस आपसे सीखना चाहता हूँ। ब्रदर फेंग मैं आपसे सीख सकता हूँ। वैसे ही फेंग युआन कहता है छोटू से मेरे पास स्पिरिचुअल रूट एंड डिसेंट एप्टीट्यूड है। जब छोटू फेंग युआन की बात सुनता है तो हंसते हुए कहता है क्या सही में, तो क्या अब आप मुझे सिखाओगे। फेंग युआन कहता है नहीं, जो अभी मेरी स्ट्रेंथ है वो अभी पूरी नहीं है, मुझे अभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास अभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा ही कमी भी है, दूसरों को ट्रेन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। जब छोटू ये बात सुनता है तो वो रोने लगता है। जब छोटू रो रहा था लेकिन वैसे ही अपना फेंग युआन किसी चीज को नोटिस करता है और फिर वैसे ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके आगे की तरफ शूट कर देता है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहता है वहाँ पर कौन है, अपने आप को दिखाओ। देन वैसे ही हमें किसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों से अपने फेंग युआन की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है ओ डियर तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस पुराना एक टाविस्ट हूँ और मेरा कोई बुरा इरादा
नहीं है। और ये सब कुछ यही बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा था। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ये जरूर बता देना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि अब इसके डेली एक एक एपिसोड आते रहेंगे साथ में।